नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और नॉकआउट में आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि इस वक्त जो हमने यहां पे लाइन लिखी है कि रूस को बना देंगे ईरान, ज़ेलेंस्की ट्रंप बेनकाब। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो कुछ ईरान के अंदर हुआ वैसा ही कुछ रूस के अंदर होना शुरू हो जाएगा अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर। और इसकी पूरी प्लानिंग खुद दावा किया जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में कि जो ट्रंप हैं वो ज़ेलेंस्की के कंधे पे बंदूक रखकर रूस के खिलाफ शुरू कर चुके हैं। और इसके कुछ प्रमाण और कुछ ऐसे बयान आए हैं ट्रंप की तरफ से जो ये साबित करते हैं कि ईरान युद्ध को निपटने में अभी कहते हैं ना 4800 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं और ट्रंप ने एक नया मोर्चा रूस के खिलाफ खोलना शुरू कर दिया है। और ज़ेलेंस्की को दोबारा से एक तरीके से प्रोटीन देना, यानी कि युद्ध का जो प्रोटीन है वो ज़ेलेंस्की को देना शुरू कर दिया है। इसके अंदर की खबर क्या है और पूरी डिटेल क्या है, इसका एनालिसिस करके मैं आपको 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा बताऊंगा और फिर उसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर मामला क्या है। मामला ये है कि जो रूस का कब्जे वाला क्राइमिया इलाका है उसके ऊपर अचानक यूक्रेन ने धड़ाधड़ बम्बारमेंट स्पीड बहुत बढ़ा दी है। उसकी मिसाइल, उसकी जो ड्रोन है लंबी दूरी के, उन्होंने भयंकर तबाही क्राइमिया में मचाना शुरू कर दी है। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरी प्लानिंग जो थी वो रूस की खुफिया एजेंसी HUR उसने स्टार्ट की है। और इसी को लेकर जो ट्रंप हैं वो बहुत खुश हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उन्होंने रूस को इतना घातक नुकसान पहुंचाया है कि 2025 की तुलना में 2026 के अंदर आज रूस की स्थिति ये हो गई है कि उसने अपना 13 गुना तेल जो लेना शुरू किया है वो बेलारूस से किया है। यानी कि जो रूस खुद में पूरा तेल संपन्न देश है जिसके पास तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन हमलों की वजह से उसकी जो तेल रिफाइनरियां हैं या उसके तेल डिपो या ठिकाने हैं वो बुरी तरीके से तबाह हुए हैं, जिसकी वजह से वो तेल का उत्पादन नहीं कर पा रहा। और यही स्थिति ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल ने की थी, वही स्थिति अब जो ज़ेलेंस्की हैं वो रूस के साथ कर रहे हैं, जिसमें उनको नेटो का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आपको अच्छे से पता है कि कुल मिला के जो 32 देश आते हैं नेटो के अंदर, सब मिलाकर वो जिस तरीके से तबाही मचा रहे हैं इस समय यूक्रेन के अंदर, वो रूस के अंदर, वो बेहद भयानक है। आपको मैं बताता हूँ कि जो क्राइमिया में अटैक हुए हैं उसके पीछे का लॉजिक ये है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रशिया अपना एयर डिफेंस को लगा रहा है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि जो S-400 और S-500 जो उनकी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो उनकी मिसाइलें हैं, वो इस समय 3 मोर्चों पे बुरी तरीके से फंस गई हैं। एक तो है मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, और इसके अलावा क्राइमिया का वो इलाका जहां पर पूरा एड़ी चोटी का जोर ज़ेलेंस्की लगा रहे हैं कि जो 2014 में कब्जा किया गया था रूस की तरफ से क्राइमिया में, वो किसी तरीके से यूक्रेन हासिल करना चाहता है और दुनिया को दिखाना चाहता है कि 4 साल 4 महीने और कहते हैं ना 2 दिन के बाद वो क्राइमिया में एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच गया है जहां वो 2014 का बदला अब ले सकता है। तो इसकी भी हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि रशिया उस तरीके से हमले नहीं कर पाया है यूक्रेन के ऊपर जैसे वो पहले कर रहा था। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर 2 अलग अलग तरीके के दावे हैं। पहला दावा यह है कि रूस ने सिर्फ, आपको पर डे का बता रहा हूं, पर डे का जो आंकड़ा अभी लेटेस्ट निकल के आया है, पर डे 10 से 20 हज़ार तोप के गोले इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। और इतनी बड़ी मात्रा में अगर कोई आर्टिलरी या तोपखाने का इस्तेमाल करेगा कोई भी देश, तो उसके पास जो हथियारों का भंडार है वो बहुत तेजी से खाली होगा। यही चीज़ ईरान ने बहुत सोच समझ के की थी। उसने अपनी जो भी मिसाइलें इस्तेमाल की थी वो बहुत सोच समझ के और सटीक निशाने पे की थी। यहाँ पे रशिया के संग दिक्कत ये है कि उसका जो बॉर्डर है वो बहुत बड़ा इलाका उसका जो पड़ता है यूक्रेन से, वो बिल्कुल लगा हुआ है एक तरीके से, तो उससे उसको बहुत घाटा हो रहा है। जबकि ईरान के संग ये था कि इजराइल से भी उसकी लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी थी। और अमेरिका की तो खैर बात ही छोड़ दिए, वो तो करीब 9 से 10 हज़ार किलोमीटर दूर थे, भले ही उनके 60 युद्धपोत वहाँ पर रहे हों। तो यहाँ पर जो ईरान को, रूस को जो ईरान बनाने की कोशिश हो रही है, उसके पीछे का सबसे पहला मकसद ये है कि रूस की तेल सप्लाई को पूरी तरीके से ठप कर दो, रूस के सारे जितने भी सैन्य अड्डे हैं उनको तबाह करो, उसके जो गोला बारूद के भंडार हैं उनको तबाह करो। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने क्या बोला है कि ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया, उसकी पूरी रॉयटर्स के ऊपर बाइट आई है, उसमें सीधा सीधा ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि अभी तक रशिया हमारे ऊपर हमला करता था, लेकिन अब हम रशिया के ऊपर पहले हमला करेंगे, वो चाहे हम पे हमला करे या ना करे, अब हम शुरुआत करेंगे अपनी तरफ से। तो कहने का मतलब ये है कि ज़ेलेंस्की के जो तेवर हैं वो इसलिए एकदम अचानक आक्रामक हो गए हैं क्योंकि जब ट्रंप को छुट्टी मिल गई है ईरान युद्ध से, तो ट्रंप को चाहिए कहीं ना कहीं युद्ध, क्योंकि युद्ध से ही उनका मुनाफा कहते हैं ना, मुनाफा कमाते हैं या उनका पैसा कमाते हैं। तो अब ट्रंप ने क्या बोला है, ट्रंप बोले मैं बहुत खुश हूं कि ज़ेलेंस्की और उनके फाइटर्स यानी कि उनकी सेना जो है वो बहुत अच्छा रशिया के अंदर कर रही है और रशिया को गहरी चोट पहुंचाई जा रही है। ये ट्रंप बोल रहे हैं ज़ेलेंस्की की तारीफ में। और ज़ेलेंस्की को
कहते ना, और उकसाते हुए क्या बोल रहे हैं ट्रंप कि मैं चाहता हूं कि जेलेंस्की अपनी सेना से कहें कि वो और भी ज़्यादा रशिया के अंदर घुसकर हमले करे, और ताकि रशिया को ये समझ में आए कि जो यूक्रेन है वो कमज़ोर नहीं है, उसके साथ भी 32 देश नेटो के खड़े हैं और अमेरिका भी है। एक खबर इससे लेटेस्ट जुड़कर और आई है, दावा ये भी किया जा रहा है कि जो ट्रंप प्रशासन है या जो अमेरिकन सरकार है वो पेंटागन के कुछ अधिकारियों के साथ इस बात का मंथन और चिंतन कर रही है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यूक्रेन को मिसाइल बनाने का लाइसेंस दे दें, मिसाइल ना दें, मिसाइल बनाने का लाइसेंस दे दें, ताकि वो कुछ बड़ी संख्या में मिसाइलों को इस्तेमाल करे, बनाए और फिर रशिया के ऊपर दागे। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अमेरिका के जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है वो ईरान युद्ध में बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुए हैं। उसकी जो क्षमताएं हैं पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की, वो बहुत कम हुई अमेरिका के लिए। तो अमेरिका नहीं चाहता कि उसका जो इमरजेंसी वाला जो गोदाम है या जो उसके भंडार हैं वो तेज़ी से ख़त्म हो। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि चलो हम मिसाइल तुमको नहीं देते, हम उसका लाइसेंस बनाने का तुमको दे देते हैं, और हमारे कुछ लोग जाएंगे तो आपकी हेल्प करेंगे, आपके कारखाने होंगे, आप उसको बनाइए। तो यहाँ कहने की स्थिति ये है कि रूस को हल्के हल्के ईरान युद्ध की तरह या ईरान की तबाही की तरह उस तरफ मोड में ले जा रहे हैं, ताकि ईरान मजबूर हो जाए कि उसको भी ईरान की तरह वार्ता की मेज पर आना पड़े और फिर कुछ ऐसे समझौते करने पड़े जो रूस के बहुत ज़्यादा फायदे में ना हो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ट्रंप ने भले ही जीत का दावा करें, भले ही वो बोलें कि हमने पूरी तरीके से उनकी सेना का सफाया कर दिया है, हमने उनकी वायुसेना, उनकी थल सेना, उनकी जो नेवी है उसको तबाह कर दिया ईरान का, लेकिन हकीकत क्या है? पेपर के ऊपर आज भी हॉर्मूज़ के ऊपर ईरान का जो कंट्रोल है उसमें रत्ती भर का फ़र्क नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 300 अरब डॉलर का जो उसको किस्त मिलने वाली है अगले कई सालों तक, उससे ईरान बूम करेगा। और स्थिति ये है कि रूस को इसलिए इस समय कमज़ोर करना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान को तो हमने कमज़ोर कर लिया, चीन जो है वो थोड़ा सा डरा हुआ है, वो थोड़ा पीछे आ गया है। एक रूस ऐसा है जो ईरान को दोबारा से मिसाइल में मजबूत कर सकता है या वो टेक्नोलॉजी दोबारा दे सकता है जो ईरान को उसने पहले दी थी। तो कहने की स्थिति ये है कि वो चाहता कि यही मौका है। ईरान इस समय कमज़ोर है, वो लड़ने की स्थिति में ज़्यादा है नहीं, रूस की ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा जैसे पहले कर रहा था। इसलिए सबसे अच्छा ये होगा कि हम रूस के सारे ठिकानों को तबाह कर दें, उस खासतौर से तेल ठिकाने और उनके मिसाइल भंडार, और उसमें भी कारखाने जो मिसाइल के और ड्रोन की जो फैक्ट्रियाँ हैं, अब खासतौर से उसको टारगेट जेलेंस्की कर रहे हैं। और जेलेंस्की ने बोला है कि हमारी जो फ्लेमिंगो मिसाइल्स हैं, इसके अलावा जो जेट से चलने वाले उनके जो कामाकाजी जिसको बोलते हैं आत्मघाती ड्रोन हैं, वो अब 2 से 3,000 किलोमीटर दूर जाकर हमला करेंगे। और इसीलिए जो जेट पावर से चलने वाले ड्रोन्स हैं इसके यूक्रेन के और जेलेंस्की ने जो बनाए हैं, उसको लेकर अब वो हमला मॉस्को से लेके और सेंट पीटर्सबर्ग और उसके जो क्राइमिया का इलाका यहाँ पे दनादन कर रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट ये आई है कि रशिया ने अपने सारे पत्ते अभी पूरी तरीके से खोले नहीं हैं। ऐसा पता चला है कि पुतिन ने बोला है कि अब जितनी भी रसद आ रही है, रसद का मतलब किससे आती है? जहाज के थ्रू आती है, नेवी के थ्रू, या आती है रेलवे ट्रैक के थ्रू जो यूक्रेन पहुंचते हैं नेटो देशों से हथियार। उसके बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है कि अब ग्लाइड बॉम्ब्स और ख़ास तरीके की जो उनकी क्रूज़ मिसाइलें हैं उससे इस पूरे नेटवर्क को वो तबाह कर देंगे, ताकि नेटो के जो हथियार हैं वो उस बॉर्डर तक पहुँच ही ना पाएँ जहाँ यूक्रेन अभी तक इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, इसमें एक चीज़ है, रूस से सबसे बड़ी चूक ये हुई कि उसने जब ईरान युद्ध चल रहा था तो उसने वैसा फोकस यूक्रेन के ऊपर नहीं किया जैसे उससे उम्मीद की जा रही थी। और इसीलिए जो पिछले 3 हफ्ते हैं वो रूस पर बहुत घातक गए हैं। आपने खुद देखा होगा कि मॉस्को के आसपास जो बहुत बड़ी उनकी एक तेल रिफाइनरी थी उसको भी यूक्रेन ने हिट किया था। तो कहने की स्थिति ये है कि आज अगर पुतिन चाहते हैं कि मुझे यूक्रेन को जीतना है या यूक्रेन को हराना है, तो उनके पास एक ही विकल्प बचा है कि वो यूक्रेन की हमला करने की क्षमता को कम कर दें, जैसा कि उन्होंने पहले किया था। उनको कमांडर्स ने ये बताया था कि अगर हम यूक्रेन का एयर डिफेंस को तबाह कर देंगे तो यूक्रेन हम पर पलटवार नहीं कर पाएगा। लेकिन आप देखिए, जैसे ही यूक्रेन के एयर डिफेंस कमज़ोर हुआ, उसके आपने इलाके देखे होंगे कि जो ज़ैपोरिज़िया है, खार्किव है, ओडेसा है, सुमे है, ये सारे इलाकों पे दनादन जो अटैक हुए हैं पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर, वो इतने भयानक और भीषण थे जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीने के अंदर 4,780 क्रूज़ मिसाइलें अकेले रशिया ने यूक्रेन के ऊपर दागी हैं। जैसे यूक्रेन का तो दावा यह है कि मैंने 60% इनकी क्रूज मिसाइलें तबाह कर दी, लेकिन बाकी 40% कहाँ गई? बाकी ने सबको हिट किया है और इसीलिए यूक्रेन के अंदर भी बहुत तबाही हुई है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यूक्रेन ने वास्तव में होमवर्क अच्छा किया। होमवर्क किस चीज़ के ऊपर किया? उसने FPV जो ड्रोन होता है FPV
उसके ऊपर बड़ा अच्छा होमवर्क किया है। और वो एक ऐसा ड्रोन होता है जो बहुत ही नीची उड़ान भरता है, उसमें एक पीछे की तरफ तार निकला होता है जिसको रिमोट के द्वारा कहीं भी दाएं बाएं ऊपर नीचे उसके ऑपरेशन को बदला जा सकता है। ये जो FPV ड्रोन्स हैं उसको रोकने में रशिया जो है उसके भी छक्के छूट रहे हैं, क्योंकि उसको आसानी से आप ट्रैक नहीं कर पाते, वो अपनी स्पीड को कम भी कर लेता है और बढ़ा भी लेता है। तो ऐसी स्थिति में ये है कि रशिया इन सारी चीज़ों से कैसे पार पाएगा। अब स्थिति ये है कि रशिया को समझ में आ गया कि जिस तरीके से रशिया के अंदर 2-2 हज़ार या 3-3 हज़ार किलोमीटर अंदर यूक्रेन हमला करने जा रहा है, जिसमें पीछे से नेटो और अमेरिका जैसे देशों की पूरी कहते हैं ना पुश मिल रहा है, तो इसलिए उसने क्या किया है, अब बेलारूस से अपना एक नया मोर्चा खोल दिया। उसने सीधा बोला है कि हमने बहुत पहले, आज से 1 साल पहले ही अपने बहुत से परमाणु हथियारों को बेलारूस में तैनात कर रखा है और हमारे टारगेट पर अब वो नेटो देश हैं जो लगातार रूस के खिलाफ यूक्रेन की जमीन पे आके मदद कर रहे हैं और हम ऐसे किसी भी देश को छोड़ेंगे नहीं। अब यही जो चीज़ है वो ट्रंप को बड़ी फायदे की लग रही है। उनको लग रहा है कि अब नेटो जो है उस पर भी अगर हमला होगा तो ये लोग वापस नेटो मेरे पास वापस आएगा और हमसे कहेगा कि आप हमारे लिए कुछ डील करिए, और इसी में वो कुछ अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं। और इसीलिए जेलेस्की को जो है वो ट्रंप लगातार प्रोवोक कर रहे हैं कि तुम एक काम करो और अंदर जाके हमला करो, तुम इन हथियारों से हमला करो, हम तुम्हें लाइसेंस देंगे मिसाइलों का, उससे हमला करो। तो आज की स्थिति में ये है कि जो यूक्रेन के लिए जो घाव था वो कोड़ में खाज बनता जा रहा है। और ये जो जेलेस्की, इनको ऐसा लगता है कि शायद मैंने कुछ रूस की जो तेल रिफाइनरियों को तबाह कर दिया है, उसका फायदा हमें ज़मीन पे मिल जाएगा। ऐसा होता हुआ अभी पक्के तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 2022 से अब तक ऐसे दावे किए जाते हैं रिपोर्ट्स में, रूस की और यूक्रेन की, जो यूक्रेन की खुफिया एजेंसी है उसने दावा किया है कि 2022 से अब तक हमारे ऊपर 18,000 मिसाइलें अकेले रशिया दाग चुका है। और इसके अंदर कौन कौन सी हैं, इसमें क्रूज़ मिसाइलें भी हैं, इसमें इस्कंदर मिसाइलें भी हैं, इस पर हाइपरसोनिक और शेनिक मिसाइल भी शामिल हैं। भले ही उनकी संख्या कम हो लेकिन है। तो कहने की स्थिति ये है कि जो आज किंजल या इस्कंदर जैसी मिसाइलें जो रशिया इस्तेमाल कर रहा है उसके पूरे फॉर्मेट ही चेंज कर दिए हैं। उसने एयर डिफेंस यूक्रेन का तबाह करके रख दिया है। और ऐसा जो सपना देखा जा रहा है जेलेस्की की तरफ से कि हम रूस को ईरान बना देंगे और उसको घुटनों पे ले आएंगे और फिर जैसा चाहेंगे वैसा अपना साइन करा लेंगे, ये आसान नहीं है। और इसीलिए जितने भी वॉर एक्सपर्ट्स हैं उनका सीधा कहना है कि निश्चित रूप से अगर पुतिन के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ा या बहुत ज़्यादा हमले हुए तो आप यकीन मानिए कि बेलारूस से ये परमाणु मोर्चा खुल जाएगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और खुद जो रूस के विदेश मंत्री हैं लावरोव, उन्होंने क्या बोला है कि हम जानते हैं कि नेटो हकीकत में क्या करना चाहता है और वो नहीं चाहता है कि ये युद्ध रुके। और हम भी आपको बता दें कि रूस जो है वो कभी भी अपना अधूरा मिशन नहीं छोड़ता है। हम जो यूक्रेन में अपनी जंग, जो हमने अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है, उसको हम तभी ख़त्म मानेंगे जब हमारे सारे टारगेट अचीव हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में जो यूक्रेन का डोनबास इलाका है, जिसमें डोनेस और ज़ैपोरिज़िया जैसे इलाके जो आते हैं, उसके ऊपर जो रशिया है उसका दबाव इसलिए और ज़्यादा बढ़ा दिया है कि अगर ये एक बार ये कब्जे में आ गया तो जो क्राइमिया के ऊपर जेलेस्की दबाव बना रहे हैं वो ढीला पड़ जाएगा। क्योंकि अभी जो आंकड़े आए हैं वो ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने जो अभी दावा किया उसके मुताबिक अब तक जंग में लगभग 4.5 से 5 लाख रूसी सैनिक मारे गए। हालांकि कई रिपोर्ट्स में जो कि यूक्रेन की मीडिया, उसका दावा कि हमने 12 लाख रशियन सैनिकों को मार दिया, लेकिन ये जो ब्रिटिश खुफिया एजेंसी है इसका कहना है कि करीब 4.5 से 5 लाख रूसी सैनिक मारे गए हैं और 1 से 1.5 लाख यूक्रेनी सैनिक अब तक मारे गए हैं। लेकिन ज़मीन के ऊपर अगर कोई अभी भी जीत रहा है तो वो रशिया है, क्योंकि 20% का जो इलाका कब्जा किया है रशिया ने, उसको अभी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं करा पाया है। यही कारण है कि जो प्रवोकोस इलाका है, ज़ैपोरिज़िया है, सुमे है, ओदेसा है, यहाँ पर जो रूस का जो दमखम है वो गजब का है। और जेलेस्की इसी को काउंटर करने के लिए अब मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग ऐसे इलाकों में, कर्च या कुर्स ऐसे इलाकों में भीषण हमले कर रहे हैं जहां सबसे ज़्यादा दर्द जो है वो रूस को हो। और इसीलिए बोला जा रहा है कि जो 60 संयंत्र हैं तेल से जुड़े हुए या तेल ठिकाने जो रूस के तबाह किए हैं, जेलेस्की ने अपने सैनिकों से तबाह कराए हैं, उसके बाद से जो रशिया है वो अब आर पार जंग की मूड में आ गया है। और मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि अगले कुछ घंटे जो होंगे ना, 24 से 48, उसमें पक्का यूक्रेन के ऊपर बहुत बड़े हमले करने जा रहा है रूस। और इसकी खुद पुष्टि जेलेस्की जो है वो 24 घंटे पहले कर चुके हैं कि हमारे पास खुफिया रिपोर्ट्स हैं कि रूस कीव के ऊपर बहुत भयानक हमला कर सकता है। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि 19
जून को जो कीव के ऊपर अटैक हुआ था वो इतना भयानक और इतना भीषण था जिसको देखकर जेलेंस्की की चीखें निकल गई थी। अब सवाल यही उठता है कि जेलेंस्की किस बेस पर इतने बड़े हमले करने का ऐलान कर रहे हैं कि अब यूक्रेन अपनी तरफ से पहला हमला करेगा, ना कि रूस। तो ऐसी स्थिति में हम यही कह सकते हैं कि जेलेंस्की शायद अब अपना आखिरी दांव खेल रहे हैं। उनको लगता है कि ट्रंप ईरान युद्ध से निपट चुके हैं, अब वो मेरा साथ देंगे, इसीलिए वो अपने आप को जोश में लाकर रूस के ऊपर एक बड़ा अटैक शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर अगर रूस को ये ईरान समझ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। अपने आप में वो परमाणु संपन्न एक देश है, उसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। ये शायद 2 या 3 परमाणु बम जो उनके बड़े उसके जो बम है उसी में पूरा कहते हैं ना यूक्रेन को साफ कर देंगे। और कई बार जेलेंस्की बोल भी चुके हैं कि मैं नहीं चाहता कि खूबसूरत कीव को मैं धूल में मिला दूं, मैं चाहता हूं कि कीव को हम बचा के रखें। अगर आप हमारी बात मान जाएंगे तो यूक्रेन को फ़ायदा होगा। हमें हमारे टारगेट्स दे दीजिए, हमें हमारे इलाके दे दीजिए, हम जंग को ख़त्म कर देंगे। अब देखना है कि जेलेंस्की की जिद है उसकी जीत होती है या पुतिन ने अपना प्रण किया था 24 फरवरी 2022 जब उसने अटैक स्टार्ट किया था उनकी जीत होती है। अब जो भी इसके ऊपर बड़ा डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस एनालिसिस के ऊपर आप अपनी टिप्पणियां ज़रूर करिएगा। आपको क्या लगता है कि जेलेंस्की जिस तरीके से खुलेआम रूस को चैलेंज कर रहे हैं और ट्रंप जिस तरीके से जेलेंस्की की वाहवाही कर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ और अटैक करो, क्या ये कदम इनके जेलेंस्की के लिए घातक साबित होगा? क्या ये जो यूक्रेन की बर्बादी है उसमें एक आखिरी कील साबित होगा? इस पर आप जरूर टिप्पणियां करिएगा, अपने कमेंट्स बताइएगा। हम उस पर उसका भरपूर उसका कहते हैं ना एनालिसिस करके उस पर हम टिप्पणियां जरूर करते हैं। और जो भी आपकी इसका जो युद्ध होगा उसका जो बड़ा डेवलपमेंट आने वाला है कुछ घंटों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर, उसके बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। और जो भी इससे जुड़ी हुई एक नई और 2-3 रिपोर्ट्स और आने वाली हैं, शायद 48 घंटे में आ जाएं, तो मैं आपको उसके ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट ज़रूर बताऊंगा। और जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा उसको लेकर आपके अंदर जो भी विचार आ रहे हैं फ्यूचर को लेकर उसको लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तब तक के लिए जय हिंद।